नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो अदन 90.4 आपके साथ आपकी आवाज़ और मैं आपकी दोस्त और होस्ट निधि लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लाते हैं नवीनतम खबरें कृषि और उर्वरक के क्षेत्र से। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नई पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे जो कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण संदेश, एक ऐसा मेलजोल जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। एक ऐसा संगठन है जो देश भर के किसानों से जुड़ा हुआ है। इफ्को के साथ जुड़ने से किसानों को नए तरीके से खेती करने का अवसर मिलता है और हम सबको एक स्वस्थ और उन्नति से भरा हुआ भारत दिखाई देता है। राष्ट्र की प्रगति में किसानों का योगदान अतुलनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विश्व में सबसे सस्ते दामों पर किसानों को उर्वरक मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य उत्पादन के लिए उर्वरकों की भूमिका अहम है, परंतु उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इस स्थिति से चिंतित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके धरती माता को बचाने की अपील की है। हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। इसी से प्रेरित होकर समृद्ध भारत का सपना देखने वाले देश के समर्पित युवा वैज्ञानिकों की टीम ने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल बनाया। विभिन्न शोध अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण से ये सिद्ध हुआ है कि नैनो यूरिया तरल की उपयोग क्षमता 80% से भी अधिक है, जो कि पारंपरिक यूरिया में मात्र 30 से 40% ही होती है। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले छोटे आकार के होने के कारण नैनो यूरिया तरल की उपयोगिता अधिक है। इसके उपयोग से सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है और पौधों में लंबे समय तक नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे उपज गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पैदावार बढ़ती है, मानव स्वास्थ्य अच्छा होता है, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण में कमी आती है। नैनो यूरिया तरल परिवहन व भंडारण में किफायती एवं सुविधाजनक है, साथ ही सस्ता, प्रभावी और हानि रहित भी। मात्र 240 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक यूरिया की कम से कम एक बोरी के बराबर असरदार है। नैनो यूरिया तरल के उपयोग से पैदावार में औसतन 8% की वृद्धि होती है। फसल के आधार पर 1 एकड़ कृषि के लिए 1 से 3 बोतल नैनो यूरिया का छिड़काव पर्याप्त है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नैनो यूरिया तरल के इस्तेमाल से ऊपर से बिखेर कर प्रयोग किए जाने वाली पारंपरिक यूरिया के प्रयोग को आधे से कम या समाप्त किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल का छिड़काव बहुत कम समय में नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, ड्रोन आदि की मदद से किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 अत्याधुनिक नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे आगामी वर्षों में 44 करोड़ नैनो यूरिया तरल की बोतलों के उत्पादन का लक्ष्य है। 2025 तक नैनो यूरिया उत्पादन को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इससे पारंपरिक यूरिया के उपयोग में भारी मात्रा में कमी होगी, जिससे रसायन युक्त उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। उर्वरक विभाग की पहल पर कई अन्य उर्वरक कंपनियां भी
तकनीक के हस्तांतरण द्वारा नैनो उत्पाद निर्मित करने जा रही हैं। नैनो यूरिया तरल के अतिरिक्त अन्य नैनो उर्वरक भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनका क्षेत्र परीक्षण चल रहा है। देश के किसानों के बीच नैनो यूरिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकारों से विचारोपरांत इसे मांग के अनुसार राज्यवार मासिक आवंटन में शामिल किया जाएगा और इस तरह होगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि का सपना पूरा। और अब हम बात करेंगे पीएम प्रणाम योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जो एक नए भारत की तरफ ले जा रहा है। पीएम प्रणाम का मूल मंत्र है प्रगतिशील राष्ट्र और नवयुक्तम मानव, जिसे हम सब एक साथ अपनाते हैं। हमारा संकल्प है हम एक दूसरे के साथ हैं और हम देश को एक बेहतर कल की तरफ ले जा रहे हैं। पीएम प्रणाम का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और वैकल्पिक पोषक तत्वों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत 50% सब्सिडी बचत का अनुदान उस राज्य को मिलेगा जो पैसा बचाता है। पीएम प्रणाम का मुख्य उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार अगले 3 सालों में 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं अभी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करें, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाएं। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम
बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50 से ज्यादा बायोगैस प्लांट तैयार किए हैं। गोवर्धन प्लांट्स के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। इससे पशुपालकों को तो लाभ होगा ही, जिन पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुपयोग हो पाएगा। पर यह सफर अधूरा है बिना आपके साथ के, इसलिए हम सब मिलकर चल रहे हैं भारत संकल्प विकास यात्रा में। यात्रा जिसे हम अपने मिट्टी के प्रति अपने कर्तव्य का एक अनोखा दृष्टिकोण बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मिट्टी ही तो हमारे देश की असली गहना है। इस यात्रा में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम बनाते हैं एक सामर्थ्य और संवेदनशील समाज। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रॉबिन्सन ई. रॉबिन, जो शुआर्ट्स के प्रसार निदेशालय में विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानेंगे मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसकी देखरेख कैसी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खेती तो वो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज वर्तमान में थोड़ी सी समस्या आ रही है कृषकों के बीच में कि किसान जो भी खेती कर रहा है उसमें उत्पादन नहीं मिल पा रहा, और उसका मुख्य कारण ये है कि वो किसान अपने नासमझी में एक तो वो मृदा परीक्षण नहीं करा रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि भूमि से ही जो है पैदावार लेनी है और भूमि कैसी है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। फिर साथ ही साथ जो है वो उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है। उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए कि जबकि आपके पास आपको पता हो कि आपके खेत में किन किन चीजों की आवश्यकता है। जरूरत किसी और चीज की है लेकिन वो डाल कुछ और रहा है। प्रायः जो है देखा जा रहा है कि किसान जो है केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को ही प्रयोग कर रहा है, और वो भी प्रयोग कर रहा है कितना देना है खेत में उसकी इसको जानकारी नहीं है। और इसीलिए आजकल भारत सरकार इस पे विशेष ध्यान बल दे रही है कि किसानों को खेती करने के पूर्व मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण कराने से कई फायदे हैं। एक तो उसको आपके खेत में जहां वो खेती कर रहा है उसकी मृदा की पता चल जाएगा, उसकी स्थिति क्या है, कौन सी चीज की कमी है। पौधों को 17 चीजों की आवश्यकता होती है अच्छा उत्पादन देने के लिए, फिर वो उसको दे नहीं पाता और देता भी है तो वो असंतुलित मात्रा में देता है, तो उससे जो है वो पौधे में वृद्धि नहीं होती और उत्पादन में नहीं होती। और खासतौर से प्राय ये देखा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों पर किसान ज्यादा बल दे रहे हैं, और खेती करने में 5 से 6% जो है केवल वो रासायनिक उर्वरकों पर या खादों पर विशेष ध्यान दे रहा है, अधिक लागत उसमें लग रही है। तो इससे अच्छा है कि अच्छी खेती करने के लिए वो पहले मृदा परीक्षण अवश्य कराए। मृदा परीक्षण से उसको ये पता चलेगा कि हमारे खेत की स्थिति क्या है। ये तो एक साधारण सी बात हो गई। अब उसको मृदा परीक्षण कराने के लिए कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे किसान भाइयों को, जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मृदा परीक्षण करना जरूरी क्यों है? किसान भाई को अगर मृदा परीक्षण कराना होगा तो जांच की क्या प्रक्रिया होगी? जी देखिए, ऐसा है कि अभी बात हो रही है मृदा परीक्षण पे। मृदा परीक्षण के लिए आजकल भारत सरकार बहुत जोर दे रही है, और कृषि विभाग ये चाह रही है कि खेती करने के पूर्व किसान जो है अपनी मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। जो फसल वो उत्पादन ले रहे हैं, खेती करने के लिए 3 सीजन होते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि खेती करने के पूर्व आप मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। तो उसके लिए मृदा परीक्षण ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ तरीके हैं कि खेत से मिट्टी कैसे लेनी है, उसको उसमें क्या क्या करना है, और तब वो जो है नमूना लेकर के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाना है। उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको यह देखा जाता है कि पहले जैसी फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद जो है मृदा परीक्षण के लिए नमूना खेत से लिया जाता है। उसमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है। किसान को हम लोग ये बता रहे हैं कि आपको हर खेत से मृदा परीक्षण का नमूना एकत्र करना है, और एक खेत से 5 जगह नमूना लिया जाता है।
उसके कुछ थोड़े से नियम हैं। मैं थोड़ा सा नियम आपको समझा दूं, कृषकों को ये जानकारी मिल सके। तो एक खेत होता है, उसमें से 5 जगह से नमूने हम लोग एकत्र कराते हैं। उसके लिए 2 प्रकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। एक तो चाहे तो किसान जो है वो अंग्रेजी के वी आकार का बना ले, और या फिर एक चौकोर गड्ढा बनाए। और उस गड्ढा बनाने के पूर्व उसको जो है भूमि की सतह जो है 1 से 2 इंच की निकालनी पड़ती है। उसका कारण ये है कि जो आप खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं या कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा तक जो है वो भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और वो कुछ अगर उसमें कुछ खादों का या कुछ कृषि रसायनों का अगर असर रहेगा तो मृदा परीक्षण नमूने में जो रिपोर्ट आप जांच कराएंगे वो सही नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कृषकों को ये बताते हैं कि पहले ऊपरी सतह जो है वो थोड़ी सी हटा दें, 1 इंच से 2 इंच की हटा दें। उसमें क्या होगा, जो अवशेष हैं वो नहीं रहेंगे। कुछ खेतों में खरपतवार उगते हैं, उन खरपतवारों को भी नहीं होना चाहिए, या कुछ बीज गिर जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब प्रयोगशाला में मिट्टी बिल्कुल साफ जानी चाहिए। जब वो ऊपर की मिट्टी हटा देंगे तो फिर अंग्रेजी के वी आकार का या चौकोर गड्ढा 6 इंच गहरा बनाना है। अगर अंग्रेजी के वी आकार का बनाएंगे तो उसमें 2 दीवालें होंगी, अगर चौकोर गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 4 दीवालें होंगी। फिर जब 6 इंच गहरा होगा तो हमको जैसे खुरपी के सहायता से ऊपर से नीचे तक एक उसमें से परत निकालनी है। 2 दीवालें तो दोनों दीवालों से, अगर 4 दीवालें हैं तो 4 दीवालों से पूरे जितना गड्ढा आपने बनाया है उसमें एक परत निकालना है। उन गड्ढों से कम जो है आधा किलो मिट्टी निकालनी है। और हम ये कहते हैं कि 5 जगह से निकालनी है, चारों कोने से और एक मध्य से। लेकिन वो चारों कोने से तो निकालने हैं, लेकिन विशेष एक ध्यान दिया जाता है कि खेत में अगर मेड़बंदी है तो मेड़ से 1 से 1.5 मीटर की दूरी छोड़ करके तब आपको वहां से नमूना लेना है। उसका कारण ये है कि जब हम लोग किसान जो है बारिश होती है या सिंचाई करता है तो खेत समतल नहीं होता। कभी कभी खेत में जो है जहां ढाल होती है वहां पर रसायन या खाद बह करके एकत्र हो जाता है। अगर वो मेड़ के पास इधर ढलान है और मेड़ से सटा के कर लेगा तो वहां जो है उसके अवशेष पाए जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेड़ से हट कर के 1 से 1.5 मीटर हट के वहां नमूना लेना चाहिए। ये तो एक तरीका हो गया। फिर उस तरीके को कैसे वो बनाए कि वो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मिट्टी की जांच कब करनी चाहिए? मिट्टी की जांच को मैंने आपको शुरू में बताया है कि मिट्टी की जांच जो है फसल जो आप ले रहे हैं उसकी कटाई के उपरांत और बुआई के 1 माह पूर्व करा लेनी चाहिए। फसल कटने के बाद जो बुआई के बीच में, जैसे जायद से खरीफ में या खरीफ से रबी में कुछ समय होता है। अच्छा। तो वो उस समय को विषय ध्यान देना है कि इस समय मिट्टी आपको प्रयोगशाला पहुंच जाए ताकि आपकी नेक्स्ट फसल बोने से पूर्व आपको रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, उसमें एक तो बात ये हो गई। अब नमूना कैसे आपको प्रयोगशाला में ले जाना है उसके बारे में कृषकों को थोड़ा बताना चाहूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मैंने बताया कि आपको एक गड्ढे से आधा किलो मट्टी निकलनी, 5 गड्ढे आपने बनाए तो 2.5 किलो मट्टी लगभग हो जाती है। उसमें क्या करना है, उस मिट्टी को पहले जो है साफ कर लेना है। अगर उसमें कुछ खरपतवार हैं, कुछ कंकड़ वगैरह हैं जो आपको आंख से दिख सकते हैं, उनको पहले छान लें, हटा लें और फिर उसको खूब अच्छी से हाथ से मल के भुरभुरा बना लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये भुरभुरा हो गया है, अब उसमें कुछ पौधे के अवशेष या जड़ें या कंकड़ आदि नहीं है, तो उसके आप 4 भाग बनाएं। उस ढेर के 4 भाग बनाएं। 2 भाग को आप छोड़ दें, 2 भाग को फिर रख लें। उन बचे हुए 2 भागों को फिर से आप में वही प्रक्रिया करनी है ताकि इसको फिर से मसलें और फिर उसमें अगर कुछ अवशेष छूट जाते हैं तो उनको निकाल दें। फिर उसको बाद दोबारा वही प्रक्रिया करनी कि 4 भाग करें। 4 भाग करने के उपरांत उसमें जो है 2 भाग छोड़ दें, 1 भाग रख लें। अगर आप देखते हैं कि आधा किलो मिट्टी से ज्यादा बच रही है तो उसमें आप तीसरी बार भी ये कर सकते हैं। जब आपके लगभग आधा किलो मिट्टी बच जाती है तो ये होता है कि अब इसको आपको मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाना है परीक्षण कराने के लिए।
अब उसके कैसे आप मट्टी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा कुछ मैं कृषकों को जानकारी दे दूं। उसके लिए बढ़िया होगा कि आपके पास अगर सफेद मार्किंग की थैली हो तो उसको ले लें, नहीं तो अभी तो पॉली बैग खूब मिल रहा है, उसमें रख लें और उसमें कृषक अपना नाम अवश्य लिखें। एक पर्ची ले लें, ऐसे 2 लेवल लगाते हैं हम लोग कि एक लेवल में अपना नाम लिख लें, अपने पिता का नाम लिख लें। पिता का नाम हम लोग इसलिए किसानों को बताते हैं कि मान लीजिए जैसे कि एक ही किसान के नाम के 2 लोग हों, और अगर पिता का नाम नहीं लिखेंगे और दोनों ने जाके अपना प्रयोगशाला में मिट्टी दे दी तो वो उसका रिजल्ट ले आएगा और वो उसका रिजल्ट ले आएगा, तो अदल बदल सकता है। तो इसके लिए कहते हैं कि आप पिता का नाम अवश्य लिखें। फिर उसके बाद कोई खेत की पहचान होती है, उसमें खेत की जैसे खसरा नंबर डाल लें, या बहुत लोग खसरा नंबर नहीं याद कर पाते तो वो अपनी गांव में एक विशेष प्रकार की पहचान बना लेते हैं कि हमारा खेत ये खेत ये कहलाता है, तो उसका लिख लें नाम। फिर उसमें जो है आप कौन कौन सी ऋतुओं में कौन सी फसल लेते हैं वो अवश्य लिखें। अगर जायद के बारे में जानकारी चाहते हैं कि जायद में हम जो फसल लेते हैं या हम खरीफ में कोई फसल लेते हैं तो या रबी में होते, तो उससे फायदा ये होता है कि जो प्रयोगशाला में मृदा परीक्षण कर रहा है उसको ये जानकारी होगी ये कृषक इन ऋतुओं में ये चीज को बोता है, उसी के आधार पर वो मृदा परीक्षण का रिजल्ट बना के देता है। अब सवाल ये होता है कि वो कैसे ले जाए। किसान के पास समय नहीं होता, वो कोई माध्यम ढूंढता है। अगर माध्यम ढूंढेगा तो उसको जो है जो ले जाएगा उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा। अगर आज भारत सरकार ने ये भी कहा कि अगर जो है किसान खुद अगर ले जाता है तो उसको कम पैसा लगेगा। की जांच 3 प्रकार की होती है। एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जांच होती है जो बहुत सामान्य कॉमन है। फिर अगर आप तिलहनी फसल बोते हैं तो उसके लिए गंधक या सल्फर का टेस्ट भी होता है। कुछ भूमि में सूक्ष्म तत्व होते हैं, उन सूक्ष्म तत्वों की अगर वो जांच कराता है तो उसका जो है वो जांच करने का कुछ मूल्य लिया जाता है, सूक्ष्म तत्वों का और सल्फर का, वो किसान को देना होता है। और कृषि विभाग तो आजकल अपने हर तहसील में, हर जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला लगी हुई है, वहां हमने जांच कराया ताकि आपको मृदा के बारे में जानकारी तो हो कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, उन पोषक तत्वों को डालें। आजकल ये प्राय देखा जा रहा है कि बस वो असंतुलित मात्रा में खादों और उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उत्पादकता में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन उसका पैसा पौधे को जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जरूरत किसी और चीज की है तो उसकी जानकारी उसको नहीं, केवल उस होता है ये चीज बाजार में उपलब्ध है। नाइट्रोजन डालना है तो यूरिया खरीद के ले आता है, फास्फोरस डालना है तो डीएपी खरीद के ले आता है, पोटाश डालना है तो म्यूरेट पोटाश डालता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी और चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो उसकी जानकारी किसानों को नहीं है। इसीलिए विशेष बल दिया जा रहा है कि आप मृदा परीक्षण कराएं और मृदा परीक्षण कराने के उपरांत तब खेती करें ताकि किसान उससे जागरूक हो सकें और अच्छा उत्पादन मिल सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां पर मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि जहां बहुत अधिक नमी है वहां से नमूना नहीं लेना है या पेड़ों के नीचे से नहीं लेना है। अच्छा, सबसे अच्छा यह होता है कि थोड़ा सा खुली हवा में हो वो लें और नमी वाली जगहों से ना लें। अगर नमी है खेत में तो वो नमूना जांच के लिए नहीं है, पहले इसको सुखाना होगा। मतलब ऐसा क्या जरूरी होता है कि वो सूखा ही चाहिए? नमी होने से क्या नुकसान? नमी होने से ये होगा रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। फिर उसको जब आप हाथ से मिलाएंगे तो सही तरीके से मिश्रण नहीं बनेगा। मतलब वो मिश्रण होना जरूरी रहता है। जी हाँ, इसलिए प्राय कोशिश ये की जाती है कि नमी वाले स्थानों से ना ले। अगर नमी खेत में है तो उसको थोड़ा सा सुखा करके तब उसको ले जाएं वहाँ। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मिट्टी की जांच करने का सही समय क्या होगा? हाँ, मैंने मिट्टी की जांच की आवश्यकता यही है कि क्योंकि आजकल जो है वो लोग संतुलित मात्रा में खादों और उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जैसे लोग दलहनी फसल बोते हैं उसमें नाइट्रोजन देने की कम आवश्यकता है, फिर भी लोग जो है नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं। कमी आपके खेत में फास्फोरस की है लेकिन फास्फोरस नहीं डाल रहे हैं। कमी आप में कुछ सूक्ष्म तत्वों की है लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, सूक्ष्म तत्व में भी डालना है। तो इसलिए मृदा परीक्षण बहुत जरूरी, इसीलिए भारत सरकार विशेष बल दे रही है कि आप अपने मृदा के बारे में जानकारी तो रखें। जहां से आप उत्पादन लेने जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है,
उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसको आप डालें। ये नहीं कि जरूरत है नहीं फिर भी आप डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो धन की वेस्टेज होगी, वो एक विशेष बात है। और जहां आपको पैसा खर्चा करना चाहिए वहां आप नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत जो है वो सूक्ष्म तत्वों की भी है आपके खेत में, लेकिन आप सूक्ष्म तत्व नहीं दे रहे हैं। जैसे कि रॉबिन जी आपने कहा कि इनको जानकारी नहीं रहती और डालना कुछ है, डाल कुछ देते हैं जी, तो मैं वो भी असंतुलित मात्रा में, वो भी असंतुलित मात्रा में। जी बिल्कुल। तो मैं इसी पर पूछना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं या कृषकों के लिए, किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ठीक है, हम उनको पता नहीं है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पता बताएं कि किस तरह से आप किन साधनों से आप वहां तक पहुंचेंगे। देखिए, भारत सरकार इस पे आजकल बहुत जोर दे रही है। आपके हमारे जो आकाशवाणी का प्रोग्राम है कृषि दर्शन, कृषि जगत आ रहा है, और दूरदर्शन में कृषि दर्शन आ रहा है कि किसानों को प्रचार प्रसार किया जाए कि वो खेती करने के पूर्व अपनी मृदा परीक्षण कराएं, ताकि आप उनको ये मालूम हो कि हमारी भूमि में कौन कौन तत्वों की कमी है और हमें कौन से तत्व देना है। इस पे विशेष भारत सरकार जो है बहुत बल दे रही है, क्योंकि अब तो ये देखा जा रहा है कि खेत भी कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, और खाद्यान्न का उत्पादन सब लोगों को देना है कि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा कोई भी पड़ोसी जो है भूखा रहे, उसको खाद्यान्न का उत्पादन मिले, वो भी अपनी भूख को मिटाए। तो कम क्षेत्र में अधिक जनता को खिलाना तो कृषकों का ही दायित्व है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप वो संतुलित मात्रा में अगर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उनकी पैसा भी अधिक नहीं जेब से निकलेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा, और जो तत्व उनको चाहिए पोषक तत्व उसी का अगर वो प्रयोग करेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि भी होगी। मैं ये पूछना चाहूंगी रोबिन जी आपसे कि मान लीजिए अगर किसानों ने मृदा का परीक्षण नहीं कराया है तो क्या इससे खेती को कोई नुकसान पहुंचता है? हाँ मैडम, बिल्कुल खेती को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब उनको ज्ञान नहीं होगा तो उनको तो ये मालूम है कि हमको जो है वो यूरिया डालने है, उससे हमको नाइट्रोजन मिलेगा, केवल फास्फोरस डालना है, उससे जो है वो मतलब डीएपी डालना, डाइमोनियम फॉस्फेट डालना है, उससे फास्फोरस मिलेगा। सुन लिया है कि भाई लोग जो है वो पोटाश डालते हैं उससे दानों में। पूर्व जो हमारे खेती क्या करते थे उसमें कुछ गोबर की खाद और कंपोस्ट खादों का प्रयोग करते थे। अब लोग ये कृषक योग कह रहे हैं कि साहब जो हमारे खेत में जो है हमारे पास जानवर नहीं है तो हम गोबर की खाद नहीं बना पा रहे, तो वो आश्रित तो हो गए रासायनिक उर्वरकों के ऊपर। तो उसके और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि इन चीजों का लगातार अगर प्रयोग करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, और जब मृदा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उत्पादकता में हानि होगी। और ज्यादा अच्छा तो ये होता है कि वो अगर वो जायद की फसल जो गेहूं काट लेता है और धान की फसल लगाने के पूर्व में 2-2.5 महीने का अंतर रहता है, उसमें अगर वो कराता है गर्मियों में तो ज्यादा अच्छी लाभप्रद है। क्योंकि जब किसान धान बोता है और तुरंत काटते काटते गेहूं की बुआई का समय हो जाता है, उसको वो समय उसको पर्याप्त नहीं मिल पाता, तो उस बीच में वो नहीं करा पाता है। लेकिन किसानों के बीच में गेहूं की कटाई से और धान की कटाई के बीच में काफी लंबा समय होता है, गैप होता है, तो उस बीच में कराए और उसमें खेती का काम भी नहीं होता, तो वो अगर वो गर्मी में करा लेगा तो अच्छा उसको फायदा होगा, उसको टाइम भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को और जो हमारे किसान भाई जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी और आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।